अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 5 ए सेलुलर लाइफ को स्टार्ट किया था। उस ही के अंदर हम आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है कि हाउ वायरस सर्वाइव इनसाइड अ होस्ट सेल। इस टॉपिक का कवर करने का मकसद ये है कि इस टॉपिक में से सवाल आपके बोर्ड में आ सकते हैं, और दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें से MCQ में सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक के जो नोट्स होंगे वो आपको इन द फॉर्म ऑफ दिस नोट्स मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप इसे मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसमें जितने भी नोट्स में लिखे आपकी बुक से लेके इसमें लिखें, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो, नोट्स ना बनाना पड़े, आप इसको डायरेक्ट मेरे लेक्चर के थ्रू याद कर लें। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया करें डायरेक्ट इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए जाते हैं, और इन पॉइंट्स से जो समझने की बात होगी वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बताया कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कि हाउ वायरसेस सर्वाइव इनसाइड होस्ट सेल। देखिए, वायरसेस हैव वैरायटी ऑफ होस्ट सेल। देखिए, वायरस के पास वैरायटी ऑफ होस्ट सेल्स होते हैं, इंक्लूड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपको पता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क होता है? प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, सही है, एंड हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों ही आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये फ़र्क होता है दोनों के अंदर। प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है, यूकैरियोट्स के पास सेल वॉल नहीं होती, और बहुत सारे फ़र्क भी होते हैं जो कि आपने सेल के चैप्टर के अंदर समझ लिए होंगे। अब इसी तरीके से होता क्या है कि आज जो हम समझेंगे कि हाउ वी अंडरस्टैंड हाउ वायरसेस सर्वाइव इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया एंड ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल। दोनों समझेंगे किस तरीके से बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं दूसरे अल्फाजों में, वो कैसे सर्वाइव करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल में कैसे सर्वाइव करते हैं, जैसे प्लांट वायरस एंड एनिमल वायरस। वो वायरस जिसका होस्ट बैक्टीरिया हो, वायरसेस विच होस्ट इज बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, जिसकी मैंने आपको टाइप भी बताई थी T4, जिसका हम बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, और दूसरा फेज होता है जिसको हम लैम्डा फेज बोलते हैं, जो आप मेरी आने वाली वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के अंदर समझेंगे। दूसरी तरीके से अब हम शुरू करते हैं कि जो इसमें स्टेप्स बताए गए हैं, तकरीबन 6 किस्म के मेथड या टेक्निक्स यूज़ करता है टू सर्वाइव इनसाइड होस्ट सेल। सही है, वायरसेस जो वायरसेस होते हैं 6 टाइप की मेथड यूज़ करते हैं वायरस के अंदर सर्वाइव, होस्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। तो वो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थ्रोली। देखिए, वायरसेस रेजिस्ट होस्ट सेल इम्यून सिस्टम। देखिए, वायरसेस क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम जो कि होस्ट सेल का होता है उसको रेजिस्ट करते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स, जो कि नीचे लिखी हुई हैं, उनको हम पढ़ते हुए जाते हैं। जितने भी वायरस होते हैं वो हमारे सीधा इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं और अपनी पैथोजेनिसिटी दिखाते हैं। अब मैं आपको जनरल व्यू ये दूंगा कि वायरसेस तो सेलुलर होते ही नहीं है, उनके पास ना मशीनरीज होती हैं, ना कोई सेलुलर ऑर्गेनल होता है। जस्ट उनके पास क्या होता है, उनके पास जस्ट जीनोम होता है, जिसको हम DNA भी कह सकते हैं और RNA भी होता है। वही DNA क्या होता है कि वो होस्ट सेल के अंदर जाता है और उसके न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और उसी के DNA के साथ मिल जाता है। कौन सा DNA? वायरल DNA। फिर वो उससे मिलता है, तो जब वो कोड होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA, फिर वो मैसेंजर से राइबोसोम से ट्रांसलेट करता है, फिर वो प्रोटीन बनते हैं। अगर वो राइबोसोम वायरस के प्रोटीन को कोड करके प्रोटीन्स बनाते तो वो वायरल प्रोटीन कहलाते हैं। फिर ये आगे फर्दर हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं, फिर उसको इनहिबिशन करते हैं, जिस प्रोसेस से उसे नुकसान है। अब पढ़ते हैं हम पहला मेथड जो आता है वायरसेस की सर्वाइवल की टेक्निक के अंदर, वो होता है पहला, जिसको क्या करते हैं, डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम। तो अब इसके पॉइंट्स हम थ्रोली पढ़ते हैं। When bacteriophage attacks bacteria, its DNA synthesize endonuclease enzyme। जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है बैक्टीरिया पे, तो इसका DNA क्या सिंथेसाइज करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाता है टू डिग्रेड बैक्टीरियल DNA, ताकि वो बैक्टीरिया के DNA को डिग्रेड करे, एंड कंट्रोल प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, और कंट्रोल हासिल करे प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यानी कि रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि DNA की कॉपी को हम रिप्लिकेशन भी बोलते हैं। DNA के अंदर जो
कमांड जाती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल का न्यूक्लियस होता है, जो कमांड आउटसाइड साइटोप्लाज्म जाती है राइबोसोम जो छोटे छोटे इधर पड़े होते हैं, वो जो कमांड जाती है, वो जो कमांड बनती है वो एक प्रोसेस के तहत बनती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैसेंजर आरएनए होता है बेसिकली, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है डीएनए की तरफ से राइबोसोम को, और फिर वो राइबोसोम क्या करता है, उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़कर क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। तो फिर वो वायरस क्या करते हैं, अपना डीएनए डाल देते हैं, वायरस का डीएनए डिग्रेड करके अपना डीएनए उसमें डाल देते हैं। फिर वही जो प्रोसेस वायरस अपना कर रहा होता है, फिर वो वायरल प्रोटीन अपना कर रहा होता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस पे और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल हासिल करके वो फिर अपने प्रोटीन बनाता है। एंड देन आप जानते हैं फिर क्या बात है, इधर लिखा हुआ है टू प्रिपेयर वायरल प्रोटीन फॉर मेकिंग न्यू फेजिसिस, वो बात मैंने आपको बता दी। फिर वो इन तीनों प्रोसेस के ऊपर अबूर हासिल करता है, कंट्रोल हासिल करता है, देन अपने लिए वायरल प्रोटीन बनाता है। तो पहला स्टेप तो आपको थ्रोली समझ में आया। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास बाय डीएक्टिवेटिंग द कंपोनेंट सिस्टम। देखिए कंपोनेंट सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जब आप इम्यूनिटी को पढ़ेंगे तो इम्यूनिटी को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है, एक के अंदर इनेट इम्यूनिटी आ जाती है और दूसरे के अंदर हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी हमारे पास इवॉल्व होती है, एडाप्ट होती रहती है वक्त के साथ साथ, हमारे लाइफ स्टाइल के साथ साथ, जो चीज़ें हम खाते हैं उसके साथ साथ तब्दील होती रहती है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी हमारे साथ जब हम बॉर्न होते हैं उसी के साथ आती है, इसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पास कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, डेट आर एक्टिवेटेड अपॉन डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, जो एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो किसी पैथोजन वायरस को डिटेक्ट कर लें बॉडी के अंदर। तब क्या करते हैं, वेयरएस वायरसेस इंटर इन होस्ट सेल, यानी कि वेयरएस जैसे ही वायरसेस इंटर करते हैं होस्ट सेल के अंदर, दे प्रिपेयर प्रोटीन्स डेट मिमिक्स और कॉपी द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेटर एंड ब्लॉक द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। यानी कि वो क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बना रहा था उन्हीं की कॉपी करके क्या कर लेते हैं, उनकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जो क्या नहीं डिटेक्ट पाता, किसी भी पैथोजन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, और वो डिटेक्शन के बिना फिर वो सर्वाइव रहते फॉर अ लॉन्ग पीरियड इनसाइड द होस्ट सेल। ये भी एक तरीका था, मैंने आपको थोड़ा आसानी से समझाया। अब इसी तरीके से आपको जो तीसरा तरीका जो वायरस अडाप्ट करते हैं फॉर सर्वाइवल इनसाइड द सेल इज़ द इंटरफेरोन रिस्पॉन्स। अब होता क्या है कि जब सेल इन्फेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे जीन यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं अपने अंदर से, जो एक तरीके का प्रोटीन रिलीज़ करता है। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। वो प्रोटीन क्या करता है, वो जाके रिसेप्टर्स पे बैठता है एंड देन फिर ब्लास्ट कर देता है, सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल की डेथ करवा देता है, जिससे सारे डेथ मर जाते हैं। तो आपको पता है सेल पहले से इन्फेक्टेड है, उनके अंदर वायरसेस भी होगा तो वायरसेस का भी क्या जीनोम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये काम कौन करते हैं, प्रोटीन इंटरफेरॉन। तो वायरसेस क्या करते हैं, इंटरफेरॉन आर द प्रोटीन रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल, यानी कि इन्फेक्टेड सेल ने खुद वही सिग्नल रिलीज़ किया। तो वायरसेस क्या करते हैं, डेट प्रोवाइड सिग्नल फॉर इम्यून सिस्टम फॉर रिस्पॉन्ड। तो लेकिन बट व्हेन वायरसेस इंटर्स होस्ट सेल ब्लॉक द स्पेसिफिक जीन एंड इंटरप्ट मेटाबॉलिक टू एक्टिवेट टू प्रोड्यूस प्रोटीन लाइक इंटरफेरॉन। तो वायरस क्या करते हैं, उसके अंदर इंटर होते हैं ऐसी स्पेसिफिक जीन जो क्या सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, इंटरफेरॉन सिक्रीशन का सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, उस जीन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये प्रोड्यूस नहीं हो पाता और सेल डेथ नहीं कर पाते, और सेल की जो मशीनरी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो रन रहती है, उससे वो फिर अपने प्रोटीन बनाता है एंड देन फिर वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता रहता है। आप इन मेरी अल्फाजों को भी नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि मैं ये सिलेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक और पार्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, जिसको हम नाम देते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। देखिए मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, वो करता क्या है कि वायरस जब सप्रेस करता है हेल्पर टी सेल को, इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि इनएक्टिवेशन कैसे होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी की। तो ये अब आप बाद में जब आपके पास ट्रांसपोर्ट का चैप्टर आएगा, प्रीवियस जो चैप्टर था जिसके अंदर आपने इम्यून सिस्टम को पढ़ना था और ट्रांसपोर्ट का था, अभी इसके अंदर भी आया हुआ, तो आप उधर से इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अभी जस्ट समझे कि इनएक्टिवेशन कैसे होती है। वायरस सप्रेस क्या करता है, वायरस सप्रेस कर देता है हेल्पर टी सेल को, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। वो क्या करता है, टू डिस्प्ले फ्रॉम वायरल कंपोनेंट एंड प्रेजेंटेड बाय MSC।
क्या करता है, हेल्पर टी सेल है जैसे कि ये टी सेल है, वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है वायरल कंपोनेंट की जीन, जैसे कि जीन सप्रेस कर दी उसने अपनी सेल मेम्ब्रेन पे बाय द MHC कंपोनेंट, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के तहत। तो वो क्या करता है, वायरस इसी सेल को सप्रेस कर देता है, यानी कि इसके अंदर वो डिस्प्ले होने का, उस वायरल कंपोनेंट का अमल को ही रोक देता है, जिसके तहत क्या होता है कि इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, विच डिलेस वायरस इन्वेजन एंड डिटेक्शन, यानी कि वायरस के ऊपर इम्यून सेल्स का इन्वेजन यानी कि हमला नहीं हो पाता और फिर उसकी डिटेक्शन भी नहीं हो पाती। सिंपल सी बात है जो कि समझने के लिए काफ़ी है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे पास जो पांचवा मेथड आता है फॉर सर्वाइवल ऑफ वायरस इनसाइड होस्ट सेल, वो होता है हमारे पास वायरस सप्रेस बी सेल। अच्छा, बी सेल की एक्टिवेशन को भी सप्रेस कर देते हैं, यानी कि वो बी सेल को एक्टिवेट नहीं होने देते। होता क्या है कि सम वायरसेस रिड्यूस फंक्शन बी सेल्स, फंक्शंस ऑफ बी सेल्स एंड इनहिबिट्स बी सेल प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन। चाहिए जो वर्ड प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है कि वो एक्टिवेशन, यानी कि बी सेल सिंपली इज जस्ट नॉट अ सेल, वो आगे बढ़ते बढ़ते स्ट्रेंथ होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ होने के प्रोसेस को रोक देते हैं। प्रोलिफरेशन यानी ग्रोथ के अमल को रोक देते हैं, जिससे वो ग्रोथ नहीं कर पाता एंड देन फिर वो अटैक नहीं कर पाता वायरस के ऊपर। और एक और बात बता दूँ, बी सेल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, टी सेल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड MHC major histocompatibility is also a part of योर इम्यून सिस्टम। जब आप इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे, इन सारे सेल्स, इन सारे कंपोनेंट्स का आपको वहाँ पे बड़ा थ्रोली पता चलेगा, क्योंकि दिस इज़ अ चेन। और अगर आप मैं इधर आपको एक चीज़ बता दूँगा फिर आप उस चीज़ में फंस सकते हैं। तो हमें इस तरह से इन स्टेप्स को समझना है, इन फंक्शंस को समझना है, फिर जब आगे पढ़ेंगे तो आपको थ्रोली और भी अच्छा समझ में आएगा। अब जो छठा स्टेप आता है हमारे पास, वो आता है कि वायरस कैन अल्टर देयर जीनोम। इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए, वायरस के पास DNA होता है। अब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि कोविड-19 आया, अभी कोविड-19 आया, पहले वो कोरोना कहते थे अब उसे, और फिर उसको कुछ दिनों बाद कहते हैं कि भाई इसकी कोई दूसरी किस्म आ गई जिसको ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। तो उसको ओमिक्रॉन क्यों कहा गया, क्योंकि उसने अपनी जीनोम को क्या कर लिया, अल्टर कर लिया। इसका नुकसान ये होता है कि जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिसकी अभी वैक्सीन आ गई थी कोविड की, वो नकारा हो गई। क्या हो गई, नकारा। वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने जो कोविड-19 की वैक्सीन इस दफ़ा बनाई थी, वो हमने इसके DNA को देख के बनाई थी। लेकिन अब तो DNA का सीक्वेंस चेंज हो गया। जब से चेंज हुआ तो वो ओमिक्रॉन बन गया। लेकिन हमारे पास जो वैक्सीन थी, ड्रग्स थे, वो किसके लिए थी, इसके लिए। तो दिस इज़ द बिगेस्ट लॉस ऑफ योर हेल्थ सिस्टम एंड ऑल्सो द पैंडेमिक। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज पैंडेमिक विच ऑल्सो डिस्टेबलाइज योर कंट्रीज इकोनॉमिक। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके वायरसेस इस तरीके से भी सर्वाइव रहते हैं, वो अपने जीनोम को चेंज करते रहते हैं। द खास टर्म में जिसको हम बोलते हैं, वायरस कैन म्यूटेट एंड फ्रीक्वेंटली चेंज देयर जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फ्रीक्वेंटली, जल्दी चेंज करते हैं वो अपने जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उनकी मेकअप, जो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड यूज़ किए हुए, उनकी तब्दीली, उनकी पोजीशन की तब्दीली, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको तब्दील करते रहते हैं, जिससे वो अपने जीनोम को अल्टर करते हैं। देन फिर उनके ऊपर कोई ड्रग्स एंड कोई भी वैक्सीन काम नहीं करती। तो ये बात आपके लिए ज़रूरी थी। तो हमने कितने प्रोसेस पढ़े, 6 प्रोसेस पढ़े। इन 6 प्रोसेस के तहत जो वायरसेस हैं वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल। वो अपनी सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू होस्ट यूज़ करते हैं कि होस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वायरसेस की, उनमें हमने समझा था कि किस किस टाइप के वायरस होते हैं। उनमें मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको कि कौन कौन से वायरसेस ये काम कर रहे हैं। उनमें मैंने आपको जीनोमिक क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था कि ये वायरस ये करता है, फिर वो करता है, फिर ये किस तरीके से अपना सेल के ऊपर अपनी उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर अटैक करता है। ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर 2 के अंदर जो कि वायरस क्लासिफिकेशन था उसमें समझाई थी। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो सर्च कर सकते हैं। आपने बस एंड के अंदर बायोलॉजी मेरे साथ लिखना है वीडियो के अंदर, और सर्च टैब के ऊपर तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगर यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ को सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली लाइक भी कीजिए,
ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में मज़ा भी आए, और शेयर भी कर दीजिए साथ में, ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बढ़े और उनको भी फ़ायदा हो। अगर जो नोट्स का जो सबसे बड़ा इशू था बच्चों का, जो न्यू सिंटेक्स बोर्ड के जो बच्चे थे उनको सबसे बड़ा इशू था कि यार हमें नोट्स नहीं मिल रहे। नोट्स इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आपको इजीली मिल सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। तो ये नोट्स मैंने आपके लिए इसलिए बनाया ताकि आप इजीली इसको मेमोराइज़ कर सकें, और ये नोट्स आपको आपकी एंट्री एंड बोर्ड एग्जाम में दोनों में काम में आएंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के साथ। पढ़ते रहिए, मोटिवेट